हिंद की सेना को मेरा जय हिंद। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17। आज ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, फिर भी आपके बोर्ड के हिसाब से ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस स्लोगन के साथ, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक कर यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पर अपने अड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। चलिए पहला क्वेश्चन, अम्लीय माध्यम में MnO4 1- के साथ SO3 2- के ऑक्सीकरण का उत्पाद है। पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन सल्फेट आयन, तीसरा सल्फाइड आयन और तीसरा है H2O3 2-। अम्लीय माध्यम में KMnO4 को डालते हैं सल्फाइड आयन के साथ, तो क्या उत्पाद बनता है? तो ऑप्शन पहले मैं आंसर बता दूं, पहले आप अपना लगा लीजिए, क्या आप लगाएंगे जल्दी बताइएगा। अपने मन में रख रहे होंगे कि किसको लगाएंगे। चलिए ये आंसर नंबर बी हो गया। कैसे हो गया उसको जान लीजिए। देखिए MnO4 माइनस है और ये सल्फाइड आयन है 2-, और ये अम्लीय माध्यम में, किस माध्यम में बात की जा रही है? H+। अम्लीय माध्यम में रिएक्शन करेगा तो ये क्या क्या बनाएगा? इसका रिएक्शन बनेगा Mn2+, ठीक है, और ये बनाएगा सल्फेट आयन 2- और पानी बनेगा, ठीक है, बैलेंस नहीं है। लेकिन इतना बताना है कि इसमें क्या होगा, इसमें मैग्नीज का 7+ से क्या हो जा रहा है? 2+ हो रहा है, तो यानी इसमें अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? मैग्नीज का क्या हो रहा है? अपचयन। और सल्फर में कितना ऑक्सीकरण संख्या है SO3 में? 2 3 6 में से निकल गया 2, 4+ है। और ये सल्फेट आयन में कितना है? +6 है। तो इसका क्या हो रहा है? +4 से +6 में जाना, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, और ये अपचयित होगा, इसलिए रिडॉक्स है। तो ये दोनों ही आपको कंसेप्ट पता होगा, तब बता पाएंगे कि मैग्नीज कितने में जा रहा है और सल्फर कितने में जा रहा है और क्या बनाएगा, तो सल्फेट आयन बनाएगा। समझ गए? चलिए ये हो गया भाई आंसर बी। ये किस चैप्टर से है जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, CO EN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव चार्ज में CO की उप संयोजन संख्या है, यानी समन्वय संख्या या उप संयोजन संख्या, बात एक ही है, या इसी को इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है। कितना है? तो ये EN क्या है? डाइडेंडेट लिगेंड है, और एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देता है? एक लिगेंड कितना देता है? 2। तो इसमें कितने लिगेंड हैं? 2 है लिगेंड। तो ये दाता डाइडेंडेट है, तो ये दाता परमाणु एक में कितने हैं? लिगेंड में 2 है, तो 3 में कितने होंगे? 3 दूना 6 है। तो जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे उप संयोजन संख्या वही क्या हो जाती है? उप संयोजक संख्या, यानी ऑप्शन नंबर 6 हो गया। फिर से सुन लीजिए, EN क्या है? डाइडेंडेट लिगेंड है। इसमें एक EN में कितने दाता परमाणु होते हैं? NH2CO NH2 है ना, NH2CH2 NH2CONH नहीं सॉरी, NH2CH2CH2 और NH2, 2 NH2 ग्रुप हैं जो कि किनारे किनारे लगे रहते हैं। तो यहाँ पर दाता है और यहाँ पर दाता है, तो एक लिगेंड में 2 दाता परमाणु, तो 3 लिगेंड संख्या है, तो 3 दूना 6, यही हो जाएगा आंसर नंबर 6, ठीक है ना। चलिए अब इसमें आप बताइएगा कोबाल्ट का यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितना है? ये यौगिक का चार्ज है, यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित संकुलों में से कौन सा अनायनितकृत है? अनायनित मतलब नॉन आयनाइजेबल कौन है? नॉन आयनाइजेबल कौन होगा? मतलब जो आयनितकृत नहीं होगा, अनायनितकृत है, ठीक है ना, शुद्ध हिंदी दे दिया है। तो बताइए जल्दी से अपना कि अनायनितकृत कौन है। चारों ऑप्शन दिया है, देख के बताइए आप किसको टिक करेंगे और क्यों। तो चलिए मान लीजिए आपने टिक किया है ए को, तो क्यों? क्योंकि इसको जब किसी सॉल्वेंट में, चाहे पानी में चाहे किसी सॉल्वेंट में घोलेंगे तो इसके काउंटर आयन नहीं है। देखिए सभी में काउंटर आयन, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर इनर स्फीयर में सभी सभी लिगेंट हैं। कितने लिगेंट हैं टोटल? 3 अमोनिया है और 3 क्लोराइड है, तो टोटल कितने लिगेंट हो गए? 6 लिगेंट। सभी क्या है? इनर स्फीयर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो ये काउंटर आयन इसमें नहीं है, तो ये अनायनित है, मतलब आयनित नहीं होगा। और जबकि तीनों क्या होंगे? आयनित। तो इसमें आयन कितने बनेंगे? इसमें आयन बनेंगे एक क्लोराइड एक इस पर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 2 आयन। इसमें कितने हैं? 3 आयन। इसमें कितने? 4 आयन। इसमें कितने आयन होंगे? कोई आयन नहीं, मतलब 0, कोई आयन नहीं। जो मॉलिक्यूल की संख्या होगी वही, आयन की बातें नहीं करेंगे, ये कम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा, न्यूट्रल है, ठीक है। तो अब इसमें यदि मान लेते हैं कि चारों को पानी में घोल देते हैं और पूछा जाएगा चारों की सांद्रता समान हो, क्या हो? सांद्रता समान हो, चारों कंपाउंड की सांद्रता समान हो, तो किसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होगी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा इन चारों में से किसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होगी। और तो बता ही दिया हूँ, आंसर तो समझ ही रहे हैं, यदि इंडिकेशन समझ गए तो आप बता पाएंगे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बेंजाइलिक हैलाइड है? बेंजाइलिक, तो बेंजाइलिक हैलाइड को छठे जल्दी से। ऑप्शन ए में एक्स को देखिए किससे लगा है? CH2 से लगा है, बगल में देखिए CH2 लगा है। और बी में देखिए एक्स किससे लगा? सी बेंजीन से। सी में देखिए साइड चेन से, और डी में देखिए साइड चेन से। तो बेंजाइलिक में क्या होता है? जो हैलोजन सीधे सीधे कहाँ से जुड़ा हो? बेंजीन रिंग से, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हो, तो क्या होता है? बेंजाइलिक। अच्छा, ये
एक मिनट, मैं अच्छा एक्स से इससे जुड़ा होता है तो एराइलिक होता है, सॉरी ये क्या होता है, एराइलिक होता है। जो बेंजीन रिंग से एक्स जुड़ा होता है तो एराइलिक, और साइड में जुड़ा होता है बेंजीन के ठीक बगल कार्बन के साथ जुड़ा होता है, ऐसे जुड़ा होता है तो क्या होता है, बेंजाइलिक। तो यहाँ पर बेंजाइलिक वाला कौन सा है, यहाँ पर साइड में ये दूसरे कार्बन के साथ डायरेक्ट, यस ये देखिए सी नंबर क्या है, बेंजाइलिक है। जो हाइड्रोजन है वो सीधे मतलब बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन से जुड़ा रहेगा, ठीक है, बेंजीन वाले बगल वाले बेंजीन से लगे कार्बन से जुड़ा रहे, तो ये ठीक बगल में है, जबकि ये क्या है दूसरे कार्बन पर लगा हुआ है, ये भी दूसरे पर है, और ये एराइलिक है, बी वाला क्या है, एराइलिक है, और पूछा है बेंजाइलिक, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। sp3 से जुड़ा, sp3 कार्बन से संकरित हो और बेंजीन के बगल में लगा हो, ठीक है, तो ये बेंजाइलिक। चलिए अगला पाँचवा, बताइए, कई बार ऐसा प्रश्न प्रैक्टिस सेट में आया होगा, निम्नलिखित में से किसकी तुलना में फिनॉल का अम्लीय है, फिर से सुन लीजिए प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी तुलना में फिनॉल कम अम्लीय है, फिनॉल कम अम्लीय किससे है, इन चार में से, एथेनॉल से कम है क्या, आर्थोनाइट्रोफिनॉल से, आर्थोमेथॉक्सीफिनॉल से, आर्थोमेथिलफिनॉल से, तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, किसको लगाएंगे आप और क्यों लगाएंगे, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी, आर्थोनाइट्रोफिनॉल से फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है, ये है आर्थोनाइट्रोफिनॉल। और इसमें क्या है, ऑर्थोमेथॉक्सी मतलब ईथर है जो डोनेटिंग ग्रुप है, आर्थोमेथिल ये भी डोनेटिंग ग्रुप प्लस इफेक्ट, तो ये अम्लीय प्रवृत्ति को घटा देते हैं, जबकि आर्थोनाइट्रोफिनॉल अम्लीय प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन दो बार आपके सामने से गुजरा है, बस यहाँ पर थ्री की जगह क्या था, टू था, तो टू था तो वहाँ पर क्या बन रहा था, फिर से पहले प्रश्न तो पढ़िए, HI के साथ अभिक्रिया करके CH3 का होल थ्राइस COCH3 देता है, तो क्या देता है, यहाँ से टर्निंग पॉइंट है अलग, यदि एक पढ़ के जाएंगे रट के जाएंगे तो कंडीशन बदल जाएगा एग्जाम में, तो वही लगा के आएंगे तो गलत हो जाएगा, कंडीशन यहाँ पलटा हुआ है। जब जो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है वो टर्शियरी है, 3 डिग्री का है, तो आयोडीन कहाँ जाएगा, इसी टर्शियरी वाले के पास जाएगा, और H कहाँ जाएगा, O के पास जो कम कार्बन के साथ है। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी केस में, इन केस में क्या होता है, O इनके पास जाता है यानी OH आता है, और कम कार्बन वाले छोटा एल्किल ग्रुप वाले के साथ I जाता है, तो यहाँ पर ठीक तो उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ क्या टर्शियरी कार्बन है, तो ये ब्रेकिंग कैसा होगा, ऐसा, यहाँ I जाएगा इधर और इधर H आएगा, HI का H किधर जाएगा, O के साथ, और ये बनाएगा क्या, टर्शियरी हाइलाइट बनाएगा और मेथनॉल बनाएगा, ठीक है ना, मेथनॉल और तो ये बनेगा, इसका IPC नाम बताइएगा, ये आयोडीन हो गया, इधर 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 CH3 तीन तरफ लग गया, ये टर्शियरी हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, टू मेथिल टू आयोडो प्रोपेन, तो ये टर्शियरी है, इसलिए यहाँ से ब्रेकिंग होगा, ओके। लेकिन सेकेंडरी वाले केस में या प्राइमरी वाले केस में आयोडीन हमेशा छोटे वाले के साथ जाएगा, CH3 या छोटे वाला जो भी रहेगा, ठीक है। चलिए अगला, एस्पिरिन निम्न में से किसके एसिटिलन से निर्मित होता है, बताइए। एस्पिरिन जो दर्द निवारक और बुखार कम करने के लिए यूज किया जाता है, किसके एसिटिलन से बनता है, ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल, फिनॉल, सैलिसिलिक अम्ल और थैलिक अम्ल, तो जल्दी बताइए। तो आपका आंसर क्या है, आंसर नंबर सी तो सही है, सैलिसिलिक अम्ल, क्या स्ट्रक्चर है ये OH, और यहाँ क्या लगा है COH, ये सैलिसिलिक अम्ल है, तो यहाँ पर क्या होता है, एसिटिलीन कण होता है, तो क्या बन जाता है एस्पिरिन, जो क्या होता है दर्द निवारक और बुखार को कम करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मेमोरी बेस्ड है, आज बहुत ज़्यादा सोचने वाला नहीं क्वेश्चन है, बहुत ही मॉडरेट लाइक लेवल का है, जो आप प्रैक्टिस कर चुके हैं उससे हल्का है ये। दो द्रवों के स्थिर क्वाथी विलयन का क्वथनांक उन दो द्रवों के क्वथनांक से उच्चतर होता है जब यह संतृप्त होता है, राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, राउल्ट नियम से कोई विचलन नहीं दर्शाता। क्या पूछ रहा है, उच्चतर क्वथनांक, ऐसे न्यूनतम क्वथनांक वाला आ चुका है, तो इस तरह से प्रश्न बनाए गए हैं CBSE बोर्ड में। तो क्यों बनाए गए हैं पता है ना, कि A और B के बीच का जो न्यू AB का इंटरेक्शन होगा वो पुराने वाले विलय और विलायक विलायक से ज़्यादा है कि कम, उसके आधार पर धनात्मक और ऋणात्मक विचलन होता है। तो यहाँ पर उच्चतम क्वथनांक कब होगा, जब विचलन क्या होगा, ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक क्वथनांक उच्चतम, और धनात्मक विचलन क्वथनांक न्यूनतम। तो बस इतना याद रखना है कि क्वथनांक बढ़ेगा कब, जब राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है तब, और इसका ठीक उल्टा रहेगा तो धनात्मक हो जाएगा, ठीक उल्टा का मतलब न्यूनतम पूछेगा तो धनात्मक, ठीक है। अगला प्रश्न फिर से विद्युत रसायन से है, जली कॉपर क्लोराइड के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, कैथोड पर कॉपर निर्मित होता है, एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, कैथोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो आप जानते हैं ना कि एनोड कैथोड लगाने के बाद इसमें विद्युत अपघटन कराया गया, किसका, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, और ये कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड टूटेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर 2+ बनाएगा और Cl- बनाएगा, और पानी भी है तो पानी क्या बनाएगा, H+ बनाएगा और
OH माइनस बनाएगा। और जानते हैं कि दोनों प्लस वाले किधर जाएंगे, माइनस की ओर। ये कॉपर और हाइड्रोजन किधर जाएंगे, माइनस की ओर, कैथोड की ओर। लेकिन कैथोड पर दोनों में से क्या होगा, ये तो होगा नहीं एनोड वाला। मतलब ये चारों ऑप्शन दिया है, लेकिन आपको सही वाला बताना है। देखिए अपघटन के दौरान क्या क्या संभावना है, चारों में से बताइए। चार अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और कॉपर दोनों कैथोड पर जाएंगे, लेकिन तेजी से कौन जाएगा, कॉपर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड पर जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये तीनों क्यों नहीं होगा जान लीजिए, इन दोनों को बात समझिए। कॉपर और हाइड्रोजन में कौन जाएगा, कॉपर जाएगा। क्यों नहीं जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, कॉपर का प्लस क्या होता है 0.34 वोल्ट होता है, इसलिए जिसका ज़्यादा वो जाएगा कैथोड पर। अब बात आता है एनोड पर। एनोड पर क्या मुक्त होगा, एनोड पर जली विलयन से OH है और Cl माइनस भी बना है, Cl माइनस और OH, तो जाएगा एनोड पर। एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होगा। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीजन मुक्त होगा। और कैथोड पर क्लोरीन गैस, ये तो नहीं होगा, लेकिन ये एनोड पर ऑक्सीजन गैस भी मुक्त हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ तो दुविधा बन रहा है, लेकिन दो चीज़ें एक साथ तो होना नहीं है। यानी आपको एक बार चेक करना है, मेरे हिसाब से क्या है, आंसर नंबर बी है, कैथोड पर क्या होगा, कॉपर निर्मित होगा। लेकिन एनोड पर ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं मुक्त होगा, हो सकता है, संभावना है इसका। OH जब जाएगा तो Cl नहीं पहुंच पाएगा, OH पहुंच पाएगा। नहीं नहीं नहीं, OH का जो जल योजन मतलब अति वोल्टता कण हाइड्रो OH नहीं जा पाएगा, जाना चाहिए OH को, लेकिन ये जा नहीं पाएगा। अति वोल्टता कण क्या जाएगा, क्लोरीन जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर नंबर क्लियर है, बी होगा, कैथोड पर कॉपर निर्मित होगा, ठीक है ना। यही सही है और सब गलत है इसके लिए, ठीक है, बी वाला करेक्ट है। चलिए अगला, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु 1386 सेकंड है। टी हाफ कितना दिया है, 1386। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के है, इन चारों में से जल्दी से बताइए। यदि इसका संबंध आपको पता है, टी हाफ दिया हो और के पूछा हो, तो के बराबर क्या होता है, 0.693 होता है, अपान के हो अपान टी हाफ होता है। क्या होता है, टी हाफ। तो रख दीजिए टी हाफ का मान, तो 0.693 अपान 1386 कर दीजिए। इसको काटने पर क्या आएगा, यदि रफ कर लीजिएगा थोड़ा सा, 13×5 = 65, यानी जो आएगा उसमें दशमलव कितने अंक पर है ये चेक कर लीजिएगा, घातांक चेक कर लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, तो इसको 0.693 करेंगे, 1386 का भाग देंगे तो आएगा ये 0.0005, इतना आएगा लगभग। तो इसको पावर में घातांक के रूप में बदलेंगे तो कितने डेसिमल पर 4 अंक पर है, क्या कोई नहीं है, तो 3 अंक पर ले जाइए उसको, 0.5 करिए, 0.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, तो किसमें ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, 0.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। चलिए फार्मूला पता होना चाहिए, आप जो जो भी दिया रहेगा उसका वैल्यू रख दीजिएगा। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तीसरी बार रिपीट हो रहा है ये। किसी वाष्पशील विलय के जलीय विलयन को वाष्प दाब का पाक्षिक अनुमान 0.0225 है, अवाष्पशील विलय का मोल अंश है। तो फार्मूला याद रखिए, P0 माइनस पी, वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान बराबर क्या होता है, विलय के मोल पर अंश के बराबर होता है। P0 माइनस पी का मान दे दिया है 0.0225 दे दिया है, तो x2 निकालना है, तो वही उसी के ठीक बराबर है, तो वही आ गया, ठीक है ना। तो आंसर नंबर किस में दिया है, आंसर नंबर डी में दिया है, कौन से में, डी में, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आपसे मैं क्वेश्चन कोई पूछा नहीं हूँ, तो यही क्वेश्चन बता दीजिएगा, 12वां क्वेश्चन आपके लिए कि ये क्या होगा इसका आंसर। अभिक्रिया 2a + b2 = 2ab के लिए अभिक्रिया वेग दिया गया है, क्या वेग दिया गया है, के वेग बराबर k a पावर में 2 b पावर में 1 है, अंडरस्टूड है। वेग स्थिरांक k का मान बढ़ाया जा सकता है, वेग स्थिरांक k का मान बढ़ाया जा सकता है, a की सहायता बढ़ाकर, b की सहायता बढ़ाकर, ताप बढ़ाकर, उपयुक्त सभी तीनों के द्वारा। अपना आंसर कमेंट करिएगा कि इसमें से कौन लगाएंगे और क्यों लगाएंगे। क्यों लगाएंगे तो बड़ा कमेंट बॉक्स में लिखना मुश्किल हो जाता है, तो आप अपना आंसर बताइए, मैं उसे समझ जाऊंगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ बात आपसे और करना है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि प्रैक्टिस 20 तक मैं करूँगा, उसके बाद मैं एक नया एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर सेट करवाऊँगा कंपटीशन के लिए। तो पहले क्या कराऊँ, नीट का कराऊँ, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या CUET के, या दोनों का एक साथ ही कराऊँ, केवल नीट का कराऊँ, केवल CUT कराऊँ, या दोनों को कंबाइन कराऊँ। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल तो सेम नीट और CUT एक ही जैसा हमें लगता है, लेवल एक जैसा है, ठीक है ना, थोड़ा सा बोर्ड से ऊपर हो जाता है बस थोड़ा सा। हालांकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में देखा तो जो बोर्ड में CBSE बोर्ड में आए गए हैं, पूछे गए हैं क्वेश्चन आए हैं, वे भी CUT में पूछे गए हैं। क्योंकि ये जो NTA कराएगा, जितने भी एग्ज़ाम NTA जितने भी एग्ज़ाम कराएगा, वो NCERT को बेस मानेगा, क्या मानेगा, बेस। उसी को बातों को, उसी के क्वेश्चन को, उसी के प्रश्न को ऐसे ट्विस्ट करेगा, ऐसे घुमा फिरा करेगा, समय ज़्यादा लेगा तो आपको हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना, घुमावदार क्वेश्चन बना देगा, बातें वही रहेंगी। कई चैप्टर से मिला के क्वेश्चन फ्रेम करेगा, तो चारों चैप्टर का ज्ञान होगा तब वो आंसर कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये अभी इस यहाँ पर क्या है, अभी एक टॉपिक से क्वेश्चन कर रहा है, जब कभी क्वेश्चन मिक्स कर देगा 3 चैप्टर से तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है बताया करिए, ताकि हम भी समझ पाएँ कि मेरे मेहनत का फल क्या, हम फल की बात नहीं कर रहे हैं, कि मेरे वीडियो बनाने का मतलब निकल रहा है,
ठीक है, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपको बोलते हैं जय हिंद, जय भारत।